हाँ, इन दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? मानस क्या कह रहा है? मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं होमवर्क नहीं कर पाया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना है ना, बाद में कर लेना, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। अंकुर D2 पूछ रहा है, तो D2 देख लेते हैं अपन। ये है क्वेश्चन D2। एक सेकेंड। तो D2 में देखो, D2 किसी से हुआ है क्या? चंद्रमान तुमसे हुआ है? हाँ सर, मुझसे हो गया, लेकिन सर मैंने कंसिडर नहीं किया वो ऊपर जो CCl4 था, मैंने बस। अच्छा, तुमने इसको कंसीडर नहीं किया। CCl4 है ये, चलो ठीक है, देखते हैं अपन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है Br2 प्लस Cl2 गिव्स 2BrCl, है ना। ये जो रिएक्शन है ये इस तरह से है, Br2 ब्रोमीन प्लस Cl2 गिव्स 2BrCl, है ना। और कुछ तो शायद प्रिंटिंग एरर नहीं है। ठीक है, देखो, ऑल्दो ऐसे अपन को लिमिटिंग रीजन के और क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आज अपन लेक्चर में, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। द परसेंटेज यील्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कैरीड आउट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन इज 80%। इसका परसेंटेज यील्ड दे रहा है 80%, तो ये परसेंटेज यील्ड क्या है? दिस इज नथिंग बट, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट परसेंटेज एफिशिएंसी, राइट, है ना। यील्ड का मतलब भी वही होता है ना, यील्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, है ना। यील्ड वर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब वही है कि कितना परसेंटेज प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब वही हो गया कि ये जो है वो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्वेश्चन में दी हुई है 80, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि Br2 प्लस Cl2, ये रिएक्शन दी हुई है हमें, Br2 प्लस Cl2 गिव्स 2BrCl। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, देख के समझ में आ रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ BrCl इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 0.025 मोल Br2, है ना, 0.025 मोल Br2। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में हमने 0.025 मोल्स लिए हैं Br2 के, और 0.025 मोल्स लिए हैं Cl2 के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ BrCl आर फॉर्म्ड, कितने मोल BrCl फॉर्म होगा, है ना। तो इनिशियली तो 0 होगा, अब फाइनली इसमें से कुछ माइनस होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि अपन 0.025 में से x मोल्स माइनस हो गए। तो अब ये बताओ कि अगर इसमें से x माइनस होंगे तो क्लोरीन में से कितने माइनस होंगे? क्लोरीन में से कितने माइनस होंगे अगर इसमें से x मोल माइनस हो रहे हैं तो? शायद 0। 0 क्यों भैया, 0 काहे होंगे? सर अगर कोई भी रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी तो फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा एक। नहीं नहीं, लिमिटिंग रेंज की बात तो अभी अपन कर ही नहीं रहे, अभी तो हम बस वैल्यूज लिख रहे हैं ना। हमने तो एक जनरल केस मान लिया कि भाई स्टार्टिंग के वैल्यूज तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में दी है कि दोनों के हमने इतने इतने मोल्स लिए, और अब हमने मान लिया कि जब रिएक्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो क्या वैल्यूज होंगी। तो इसमें से कुछ एक्स अमाउंट माइनस हो जाएगा, है ना, और इसमें से भी कुछ अमाउंट माइनस होगा। तो इसमें अगर इसमें से एक्स अमाउंट, एक्स मोल्स माइनस हो रहे हैं या माइनस हो चुके हैं फाइनल सिचुएशन तक, तो इसमें से कितने मोल्स माइनस होंगे? क्या ये कोई बता सकता है? ध्यान देना, मैं तुम्हें थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, जहाँ पे हमने ये रिएक्शन देखी थी नोट्स में, थ्योरी में।
कि मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो CO2 और H2O बनाता है ना। ये बैलेंस रिएक्शन थी और इसके हमने लिए थे, अगर ध्यान हो तो इसके 3 मोल लिए थे, इसके 5 मोल लिए थे। तो 1:2 के हिसाब से ये लिमिटिंग रीजेंट आ रहा था, है ना। तो लिमिटिंग रीजेंट का मतलब होता है कि ये पूरा खत्म हो जाता है ना। इसमें माइनस कितना करेंगे अपन, ये माइनस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। इसमें से 5 माइनस हो रहा था, ठीक है, ये तो याद होगा सबको। तो ध्यान दो, जब इसमें से 5 माइनस हो रहा था तो यहाँ पर हमने कितना माइनस किया था, हमने फाइनल टाइम की बात कर रहे थे हम। फाइनल टाइम पे इनिशियली तो इसके 3 मोल थे, फाइनली 3 में से कुछ अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो माइनस अमाउंट कितना था वो हमने कैसे निकाला था, वो रेशियो के हिसाब से निकालते हैं ना अपन, कि भाई जब 2 मोल खत्म होते हैं ऑक्सीजन के तो मीथेन का 1 मोल खत्म होता है ना। इसके 2 खत्म होते हैं तो इसका 1 खत्म होता है। तो जब इसके 5 खत्म होंगे तो इसका कितना खत्म होगा, रेशियो के हिसाब से बताओ कितना खत्म होना चाहिए। 2.5। 2.5 है ना, बिल्कुल। ध्यान से देखना, जब ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है मीथेन। तो जब ये 5 खत्म होगा तो रेशियो रेशियो कितने का है, 2:1 का। तो 5 के हिसाब से ये कितना खत्म होगा, 2.5, है ना। ये रिलेशन सबको समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो अमाउंट है, जो डिडक्टेड अमाउंट है, या जो अमाउंट हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो रेशियो से डिसाइड होता है। ये बात सबको याद आ गई क्या, इसको यस समझने में सर। कोई समस्या तो नहीं किसी को। नो सर। तो यहाँ पर अब देखो, इनिशियली हमने, ध्यान से देखना, इनिशियली हमने 0.025 और 0.025 मोल्स माने थे। अब फाइनली अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें से x मोल्स माइनस हुए हैं तो इसमें से कितने माइनस होंगे, 0.025। नहीं भाई 0.025 क्यों होंगे, कोई और बताओ आंसर, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम इसमें से पूरे इसलिए माइनस कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि लिमिटिंग रीजेंट है। यस सर। तो ये तुमको कैसे लगा कि ये लिमिटिंग रीजेंट है, कैसे डिसाइड किया। मेरे को तो नहीं लग रहा ये लिमिटिंग रीजेंट है। मेरे को इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जब मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख रहा हूँ तो वो 1:1 है, और जो अमाउंट दिया है वो भी बराबर दिया है, मतलब 1:1 के रेशियो में दिया है। एक्स माइनस कितना माइनस होगा, एक्स। शाबाश, बिल्कुल सही कहा उसने, x माइनस होगा यहाँ पर, है ना। x माइनस होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, कि भाई लिमिटिंग रीजेंट यहाँ पर कोई नहीं है ना। लिमिटिंग रीजेंट हम कैसे निकालते हैं, दोबारा मैं हाईलाइट करता हूँ। पहले हम रेशियो देखते हैं कि क्या रेशियो आ रहा है। तो रेशियो हमने देखा 1:1 का है। अब एक्चुअल क्वांटिटी रेशियो के हिसाब से है कि नहीं है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक्चुअल क्वांटिटी रेशियो के हिसाब से है ना। तो ये कंप्लीट रिएक्शन होगी, ठीक है, मतलब दोनों बराबर रेशियो में खत्म होंगे तो लिमिटिंग रीजेंट कोई नहीं होगा इसमें। इस बात में डाउट तो नहीं है किसी को। नो सर। अब देखो, यहाँ पर तुम लोग को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक तरफ तो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कंप्लीट रिएक्शन हो रही है ये। तो भाई अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर आपने तो ये पढ़ाया था कि जब कंप्लीट रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 मोल। तो जब कंप्लीट रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स 0 मोल हो जाते हैं तो फिर आप -x क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो डायरेक्ट 0 लिख दो। सही बात है, यही डाउट आ रहा होगा। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा अपन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 0 मोल अपन लिख देते अगर ये यहाँ पर ये वर्ड नहीं यूज करता, क्वेश्चन ये वर्ड नहीं यूज करता, क्या, कि जो रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है वो केवल 80% ही है। अगर क्वेश्चन ये वर्ड नहीं यूज करता तो हम मानते कि रिएक्शन 100% यील्ड पे हो रही है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है ना। यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 0 आ जाता। अब लेकिन दिक्कत यह है कि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि रिएक्शन केवल 80% ही हो रही है ना। तो 80% का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट का मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म हो सकता है उसका 80% ही फॉर्म होगा। या तो इस लैंग्वेज में समझ सकते हो या दूसरा इस तरह से भी समझ सकते हो
कि रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होता अगर रिएक्शन 100% होती, तो अब उसका इस 80% ही रिएक्शन कंज्यूम होगा, क्योंकि रिएक्शन 80% ही हो रही है। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ गई? अब रिएक्शन 80% क्यों हो रही होगी, उसके कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, है ना। उसका कुछ ऐसे, मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि रीजन ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो ये वो वेसल है, या इंडस्ट्री में ये वेसल है जहाँ पे रिएक्शन चल रही है। अभी तो अपन ने डाल दिया था 0.025 मोल ब्रोमीन, है ना, और 0.025 ब्रोमीन और 0.025 मोल क्लोरीन, है ना। यहाँ से अपन ने एक पाइप से ब्रोमीन अपन डालते जा रहे हैं, और यहाँ दूसरे पाइप से हम क्लोरीन डालते जा रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन मिक्स होते जा रही है और दोनों रिएक्ट करते जा रहे हैं, है ना, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है ना कि भाई अपन ने बीच में ही हमने ऐसा कुछ किया कि ये जो मिक्सचर है, मान लो कि ये मान लो कि अगर ये 1 घंटे में जितना ब्रोमीन और क्लोरीन आपने मिला दिया वो पूरा रिएक्ट कर जाता 1 घंटे में, है ना, तो 1 घंटे बाद ब्रोमीन और क्लोरीन पूरा खत्म हो जाता, है ना। लेकिन अपन ने क्या किया होगा, मान लो कि भाई अपन ने 40 मिनट तक प्रोसेस चलने दी, है ना, और 40 मिनट बाद अपन ने इनको हटा दिया, है ना, मतलब ये जो मिक्सचर था इसको अपन ने हटा दिया। तो अब जैसे ही अब मिक्सचर को हटा दोगे 40 मिनट बाद, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, ब्रोमीन और क्लोरीन तब खत्म होते पूरी तरह जब आप 1 घंटे तक प्रोसेस को चलने देते। आपने प्रोसेस बीच में ही रोक दी, तो उसमें कुछ ब्रोमीन और क्लोरीन तो अनरिएक्टेड रह जाएगा ना, है ना, कुछ ब्रोमीन और क्लोरीन तो उसमें बचा हुआ रह जाएगा, और जितना ब्रोमीन क्लोरीन रिएक्ट कर गया है वो पूरा BrCl में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ऐसी स्थिति में भाई हम यही कहेंगे ना कि रिएक्शन 100% कहाँ हो पाई है ना। रिएक्शन तो रिएक्टेंट्स तो कुछ बच गए हैं, है ना, तो रिएक्शन मतलब 100% नहीं हो पाई। ठीक है, ये कहानी समझ में जो यहाँ पे समझाई मैंने? किसी को डाउट हो तो पूछो इसमें। No, sir. ठीक है, तो अब बात ये है कि अगर ये रिएक्शन पूरी होती, है ना, तो क्या होता, हम यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखते, 0.025, है ना। अगर ये रिएक्शन पूरी हुई होती तो हमने x की जगह पर हम पूरा माइनस कर देते हैं ना, 0.025 ये भी माइनस हो जाएगा और 0.025 ये भी माइनस हो जाएगा, अगर रिएक्शन 100% एफिशिएंसी पे चलती तो, है ना। 100% का मतलब ये है ना, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर सकता है पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत ये कि रिएक्शन 100% हो ही नहीं रही है, रिएक्शन 80% ही हो रही है ना। तो अब रिएक्शन 80% हो रही है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन खत्म नहीं हो रही है, मतलब कुछ रिएक्टेंट, जब प्रोसेस खत्म हो जाएगी उसके बाद कुछ रिएक्टेंट बच जाएगा, है ना। तो वो कितना रिएक्टेंट बचेगा अभी वो हमको पता नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया, x, है ना। हमने मान लिया कि x अमाउंट ब्रोमीन रिएक्ट कर गया है, और जो डिफरेंस है उसका 0.025 माइनस x, वो अमाउंट बच गया है फाइनली। तो जब इसमें से x माइनस होगा तो स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से इसमें से भी x माइनस होगा, है ना, क्योंकि जब इसमें से एक कंज्यूम होता है तो ये भी 1 कंज्यूम होता है, तो जब ये x कंज्यूम होगा तो ये भी x कंज्यूम होगा। ये x कैसे लिखा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना। तो 3 बातें अपन को क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। पहली चीज तो यहाँ पर हमने 0.025 क्यों नहीं लिखा, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, हमने x क्यों लिखा है, और तीसरा, जब यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर भी x क्यों लिखा है। क्या ये तीनों बातें सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो भाई। हाँ सर क्लियर। ठीक है, तो अब बात यह है कि भाई जब इसमें से x माइनस हो रहा है, इसमें से भी x, अब ये फाइनल अमाउंट आ गया, है ना। अब मेरे को ये सोच के बताओ कि
जब इसमें से x माइनस हो रहा है और इसमें से x माइनस होगा तो यहाँ पर कितना अमाउंट जनरेट हो जाएगा? बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? बोलो भाई, कोई आंसर दो या चैट में लिख दो। 0.025 माइनस एक्स शायद। नहीं नहीं नहीं, नहीं, फिर 0.05 माइनस 2x होगा। 0.05 नहीं 0. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 0.05 माइनस 2x नहीं होगा। सर 0.05 माइनस x। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें उस अगेन उस फॉर्मूले पे लेके जाता हूँ, है ना। तो जब हम ये बात करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन इस तरह से लिखी हुई है ना, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो मोल्स ऑफ A रिएक्टेड बाय स्मॉल a इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल c, है ना। इस तरह की इक्वेशन लिखते हैं अपन, राइट। तो यहाँ पर हमें रिएक्टेड और प्रोड्यूस्ड अमाउंट पे फोकस करना होता है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखो ध्यान से देखना, जब ये अगेन मैं फिर से जहां से अपन ने बेसिक डिस्कशन स्टार्ट किया था जब हम स्टोइशियोमेट्री सीख रहे थे, जब ये एक कंज्यूम होता है तो ये 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, है ना। जब ये एक कंज्यूम होता है ब्रोमीन तो 2 मोल BrCl प्रोड्यूस होते हैं। इनका जो रेशियो है, रेशियो ध्यान दो, रेशियो है 1:2 का, है ना। जैसे ये एक खत्म होगा वैसे ये 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस लाइन में कोई डाउट तो नहीं किसी को जो अभी मैंने बोली? जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई, ठीक है। नो सर। तो अब ध्यान दो कि जब अगर मैं दोनों से कैलकुलेशन कर सकता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। ब्रोमीन जब एक खत्म होता है तो 2 BrCl प्रोड्यूस होते हैं, या फिर क्लोरीन जब एक खत्म होता है तो 2 BrCl प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर ब्रोमीन X खत्म हुआ है, X कंज्यूम हुआ है, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे? सर क्या फिर से बोलिए। अगर जब ये एक खत्म होता है तो ये 2 प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये X खत्म होगा, है ना, -X का मतलब यही है ना कि X मोल खत्म हो चुका है ये। तो जब ये X खत्म होगा तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? BrCl। यूनिटरी मेथड लगाओ भाई, यूनिटरी मेथड। देखो ब्रोमीन और BrCl में रिलेशन क्या है? जब ये एक खत्म होता है तो ये 2 प्रोड्यूस होता है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 2 है ना। तो जब ये एक खत्म होता है तो ये 2 प्रोड्यूस होता है। अगर ये 3 खत्म हुआ होता ब्रोमीन तो ये कितना प्रोड्यूस होता BrCl? बताओ। 6। एक तो भाई अगर ये X खत्म हुआ है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? 2x। कितना? 2x 2x है ना। रेशियो ध्यान दो यहाँ पे 1:2, ठीक है। तो जब ये X मोल्स खत्म हुए हैं ब्रोमीन के तो यहाँ पर 2x मोल्स BrCl के प्रोड्यूस हो चुके होंगे फाइनल सिचुएशन में। सेम चीज हम क्लोरीन से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 1 मोल क्लोरीन जब खत्म होता है तो 2 मोल BrCl प्रोड्यूस होते हैं। तो जब X मोल्स क्लोरीन खत्म होंगे तो 2x मोल्स BrCl प्रोड्यूस होंगे। कोई डाउट तो नहीं है इसको समझने में? नो सर। अब क्लियर हुआ ये 2x कैसे लिखा है? यस सर। यस सर। है ना। मतलब ये बहुत वैसे प्रैक्टिकल सी बात है। इसको अगर तुम्हें डाउट हो तो मैं ऐसे भी समझा देता हूँ। देखो वही जो अपना कार और बॉक्सेस वाला एग्जांपल था, है ना, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को अगर मेरे को थोड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज करना हो तो ये बॉक्स और टायर का रेशियो, इससे एक कार बनती है
है ना, ये बात हमको पता है। अब हम क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि भाई 4 बॉक्सेस आपको दिए हैं और 16 टायर दिए हैं, है ना, और आपसे बोला है कि प्रोसेस 100% एफिशिएंट है। 100% एफिशिएंट का मतलब क्या, कि जितना माल है उसको पूरा प्रोडक्शन कर दो, है ना, तो उससे 4 कार जनरेट हो जाएंगी। इसमें कोई समस्या तो नहीं। लेकिन मान लो कोई दूसरे केस में, है ना, मान लो कि भाई ये सरकारी काम है ना, ये सरकारी कंपनी है, सरकार को टेंडर दिया और उन्होंने कर दिया घोटाला, है ना। अब घोटाला कैसे कर दिया कि भाई 100% माल आपके पास आया ऊपर से, है ना, आपके पास डब्बे भी आए, आपके पास टायर भी आए, और आपसे बोला गया कि भाई आपको, मतलब ये फॉर एग्जांपल मान लो कि 4 बॉक्सेस आए और 16 टायर्स आए, है ना, सरकार की तरफ से। तो अब यहाँ पर उनको, सरकार को तो उम्मीद रहती है कि भाई 100% प्रोडक्शन होगा, है ना, लेकिन अब भाई कार्यकर्ता जो है वही घोटालेबाज है। उन्होंने मतलब मान लो 75% ही प्रोड्यूस किया, है ना, 25% माल का उन्होंने क्या किया, इस माल को उन्होंने बेच दिया और उससे जो पैसा आया वो अपने जेब में रख लिया, और डाटा में, रिकॉर्ड में शो कर दिया कि हाँ 100% प्रोडक्शन हुआ है ना। घोटाले ऐसे ही होते हैं, ये तो सबको समझ में आता होगा। Yes. तो अब भाई 75% ही प्रोडक्शन हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जहां पे पहले 4 बॉक्स से 4 बॉक्सेस का यूज होना चाहिए था 4 कार बनाने में, वहां पर 3 ही बॉक्स का यूज हुआ है। वही हुआ ना 75%, है ना, 100 में से 75 मतलब 4 में से 3, तो 4 बॉक्सेस में से केवल 3 बॉक्स का यूज हुआ है कार बनाने के लिए। तो जब 3 बॉक्स का आप यूज करोगे तो टायर कितने लगेंगे 3 बॉक्स पे, 3 कार बनाने के लिए 12 टायर लगेंगे, है ना, और इससे 3 कार बन जाएंगी अपनी। तो फाइनल सिचुएशन, मतलब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। इस एग्जांपल को ध्यान रखना, तो मैं कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोबारा इस टाइप की कैलकुलेशन में। इनिशियली मान लो 4 बॉक्सेस और 16 टायर्स हैं, तो अभी तो सिचुएशन स्टार्ट हुई है ना, डी इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली, तो अभी तो प्रोसेस करना हमने चालू किया है, तो अभी तो कुछ कार्स नहीं बनी होंगी। फाइनली अब सिचुएशन में, क्वेश्चन में दे दिया कि भाई 75% ही काम हो रहा है, बाकी 25% घोटाला हो रहा है। तो 75% का मतलब ये हुआ कि 4 बॉक्सेस में से 3 बॉक्स ही कार बनाने में यूज हुए फाइनली, तो इसका मतलब एक बॉक्स तो बच ही गया ना, और 3 बॉक्स पे कितने टायर चढ़ेंगे, 12, तो जो 16 टायर हैं उसमें से 12 टायर ही कार बनाने में यूज हुए, 4 तो बची गए फाइनली। तो अब देख लो, अब इससे कार्स कितनी जनरेट होंगी, 3 कार जनरेट होंगी, तो वो 3 हम कैसे निकालेंगे। अब एक बॉक्स से एक कार बनती है, बॉक्स और कार का रेशियो है 1:1। तो जब एक बॉक्स से एक कार बनती है, तो भाई जब 3 बॉक्स कंज्यूम हुए होंगे तो 3 ही कार तो जनरेट हुई होगी उससे। तो या तो कार से देख लो या टायर्स से भी देख सकते हो। अब टायर्स और कार में क्या रेशियो है, जब 4 टायर खत्म होते हैं, है ना, तो उससे एक कार जनरेट होती है। तो जब, तो रेशियो कितना है 4:1 का। तो जब 12 टायर्स कंज्यूम हो जाएंगे तो उससे कितनी कार जनरेट होंगी, 3। समझ गए। तो ये हो गई फाइनल वैल्यूज, है ना, ये फाइनल वैल्यूज हो गई। फाइनल वैल्यूज क्या है कि जब प्रोसेस खत्म हो गई तो एक डब्बा बच गया, 4 टायर बच गए, और 3 कार उससे प्रोड्यूस हो गई, है ना। तो 3 कार ही प्रोड्यूस की इंडस्ट्री ने, बाकी ये जो एक टायर और ये 4 टायर और जो एक डब्बा है उसको उन्होंने बेच बाच दिया होगा, है ना। तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है वो केवल 75% हुआ है, 100% प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। क्या ये कहानी सबको समझ में आई, कार और टायर वाली पूरी तरह से। यस सर। ठीक है, तो बस अब केमिस्ट्री में आ जाओ, सेम चीज यहाँ पर हो रही है। ऐसे रिलेट कर लो भाई, अब उन्होंने बोल दिया कि जो प्रोसेस है वो केवल 80% एफिशिएंसी से ही चल रही है। तो जब 80% एफिशिएंसी से चल रही है तो ये पूरा तो खत्म होगा नहीं ब्रोमीन, तो अब हमको पता नहीं है कितना खत्म होगा, तो हमने मान लिया एक्स, है ना। तो जब ये एक खत्म होता है तो ये भी एक खत्म होता है, तो जब ये एक्स खत्म होगा तो ये भी एक्स खत्म होगा, है ना। और जब ये क्लोरीन खत्म होता है तो 2 BrCl बनते हैं, तो रेशियो 1:2। तो जब ये x खत्म होगा तो ये फाइनली 2x बन चुका होगा।
ठीक है, इतना समझ में आया क्या? बोलो भैया। Yes. एक सेकंड यार, ये कोई आ रहा है, मैं इसको ऐड कर यस सर। देता हूँ। तो बस अब तो क्या बचा जिंदगी में, देखो अब तो क्वेश्चन आसान हो गया है ना। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ BrCl इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन। तो BrCl के कितने मोल्स फॉर्म्ड हुए, तो बेसिकली हमें 2x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। 2x के लिए पहले x निकालना पड़ेगा। तो अब x कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है ना अपन को। परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी को ईटा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको ईटा बोलते हैं, ईटा ग्रीक सिंबल है ये। ईटा इज जनरली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एफिशिएंसी। तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होता है कि कितने मोल्स एक्चुअल में रिएक्ट किए हैं, है ना, कितने मोल्स एक्चुअल में रिएक्ट किए हैं, और अगर रिएक्शन 100% होती तो कितने मोल्स रिएक्ट करते, है ना, कितने मोल्स एक्चुअल में रिएक्ट किए हैं और मैक्सिमम कितने मोल्स रिएक्ट कर सकते थे या कंज्यूम हो सकते थे। ये फ्रैक्शन आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया परसेंटेज एफिशिएंसी, जिसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 80। तो बस अब तो क्या बचा, अब तो आ जाएगा आंसर, है ना। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना और 2x हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला ए पार्ट निपट गया। इसमें किसी को डाउट है क्या? देख लो अच्छे से। नो सर। और डाउट नहीं हो तो नोट कर लेना, ए पार्ट नोट कर लो। ये जो कार वाला एग्जांपल है ये समझने के लिए था, है ना, यहाँ पर। तो तुम चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो पैरेलल में, अगर चाहो तो, ठीक है। मतलब एकदम मैंने तुम्हें कहा था ना स्टार्टिंग में, एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर है ना, तुम्हें फीलिंग होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट की। अगर तुम्हें फील हो रहा है ना एकदम कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन लैंग्वेज क्या कह रही है, अगर तुम्हें फील होता जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके, है ना। कुछ भी इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस चैप्टर में। तो ये सोल्यूशन नोट कर लो जल्दी। अब आंसर निकाल लेना, है ना, आंसर मैच कर जाएगा। किसी का आंसर ना मैच करे तो फिर दोबारा पूछ लेना मुझसे। बी पार्ट पे हूँ क्या? बी पार्ट पे हूँ क्या? यस यस सर। बी पार्ट देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्रोमीन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ब्रोमीन के कितने मोल्स अनरिएक्टेड रह गए हैं, तो कितने मोल्स अनरिएक्टेड रह जाएंगे, ये 0.025 माइनस एक्स, यही तो है अनरिएक्टेड मोल्स, है ना। 0.025 स्टार्टिंग में थे और एक्स जो है वो रिएक्ट हो चुके हैं, तो इसका जो डिफरेंस है वही अनरिएक्टेड होगा, है ना। तो ये भी आंसर आ जाएगा। सेकेंड बी पार्ट का आंसर क्या है, 0.025 माइनस एक्स मोल्स। तो जैसे एक्स की वैल्यू आएगी तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, है ना। बी पार्ट क्लियर हो गया, दोनों पार्ट क्लियर हो गए अच्छे से। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब आएगा परसेंटेज एफिशिएंसी का तो समस्या तो नहीं आएगी ना। नो सर। ठीक है, चलो शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना सेक्शन डी ये हो गया, है ना। पार्ट 2 में भी दिया था। हाँ, इसमें बताओ। सर D2। एक सेकंड, एक सेकंड में मोबाइल साइलेंट पे कर लूँ अपना। हाँ, कौन सा D2? यस सर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeS2 कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल्स। ये किसी से हुआ है क्या क्वेश्चन? बोलो भैया, किसी से हुआ है क्या?
किसी से हो क्या हो और बताना चाह रहा हो तो, या मदद करना चाह रहा हो कुछ, तो बता सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना तुम लोग को? हाँ C2। तो देखो क्वेश्चन ये, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeS2 कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल जिंक, 3 मोल आयरन एंड 5 मोल सल्फर। तो अब जिंक ले लिया है एक, तो साथ में लिया है आयरन, और साथ में लिया है सल्फर, है ना। तो उससे पूछ रहा है कि कितना मोल ZnFeS2 बनेगा, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो सिंपल है ना। इसको 2 मोल ले, इसको 2, 3 और ये 5। तो अब पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो, है ना। ये हमने इस तरह से केमिकल इक्वेशन लिख ली। इसमें ये जिसने भी पूछा इसमें डाउट क्या है, एक बार बता सकते हो क्या? सर, एक बार समझा दीजिए कैसे करेंगे। अच्छा देखो, तो ZnFeS2 हमें पता है, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये तो प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है, Zn आयरन और सल्फर, है ना। तो इस तरह से हमने रिएक्शन लिख ली पहले। अब ये रिएक्शन लिख ली, अब इसमें हमको रिएक्शन को सेकेंड स्टेप क्या होती है, इक्वेशन को बैलेंस करना। तो बैलेंस करो, एक जिंक, एक आयरन, एक आयरन सल्फर, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो T इज इक्वल टू 0 पे इतने अमाउंट था। अब इसमें हमको लिमिटिंग रीजन चेक करना पड़ेगा, है ना। तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट एक ही होता है, बाकी सब एक्सेस रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, सबसे पहले खत्म कौन होगा? जिंक शायद। तो अब यहाँ पर देखो, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो गए, तो यहाँ पर आप फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लो, है ना। जब 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो जाते हैं तो फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना ज्यादा आसान अप्रोच रहती है ना। सबके फ्रैक्शंस निकाल लो, और जो लीस्ट फ्रैक्शन है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और अगर 2 ही रिएक्टेंट है तो वो तो फिर हम डायरेक्ट रेशियो देख के बता देते हैं। जैसे मान लो अगर केवल यही दोनों रिएक्टेंट होते हैं, Zn और Fe, तो 1:1 का रेशियो, मतलब 2:2 होना चाहिए था, तो ये 3 है, ज्यादा दिया है तो ये कम दिया है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब 2 रिएक्टेंट्स होते हैं तो डायरेक्ट रेशियो से देख लो, अगर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो बेहतर है फ्रैक्शंस निकाल लो। तो फ्रैक्शंस निकालना चालू करते हैं। तो मोल्स ऑफ Zn बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, मोल्स ऑफ आयरन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, एंड मोल्स ऑफ सल्फर बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। ये वैल्यू कितनी दी है हमें, ये आ जाएगी 5/2, है ना। 5 मोल्स बाय 2 तो 2.5। तो लीस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? लीस्ट फ्रैक्शन हमने देखा, लीस्ट फ्रैक्शन है 2, है ना। 2, 3 और 2.5 में सबसे कम वैल्यू है 2, मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया? जिंक, है ना। जिंक हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और बाकी सब हो जाएंगे क्या? एक्सेस रिएजेंट्स। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। तो बस अब क्या बचा है, ये वैल्यूज मैं दोबारा यहाँ कॉपी कर देता हूँ। इनिशियली ये था अपने पास 2, 3, 5, और फाइनली ये बात हमें पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है, तो 2 में से ये पूरा का पूरा 2 उड़ जाएगा, है ना। अब वही सब कहानी, जब ये 2 खत्म होगा तो आयरन भी कितना खत्म होगा? 2, है ना, क्योंकि रेशियो 1:1 का है, तो ये बचेगा 1। और जब 1 जिंक खत्म होता है तो 2 सल्फर खत्म होते हैं, तो जब 2 जिंक खत्म होगा तो सल्फर कितना खत्म होगा? 4, और इनिशियली कितना दिया था? 5, तो ये बच जाएगा 1। और ZnFeS2 कितना प्रोड्यूस होगा? तो जब 1 जिंक खत्म होता है तो 1 ZnFeS2 प्रोड्यूस होता है, तो जब 2 खत्म हो रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली, तो ये 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे ZnFeS2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2 मोल्स। कोई डाउट यस सर। इसमें?
क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चीज़ है ना, ये तो केवल मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई यहाँ पे, है ना। ये जो वन वैल्यू है, ये मैंने मैंने बस तुम्हें एज अ प्रैक्टिस दिखाने के लिए तुम्हें ये वन वैल्यू निकाल के बताई। क्वेश्चन में इस कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं था, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन डायरेक्ट देखो, है ना। टेस्ट में अपन ये वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि टेस्ट में हमारे पास टाइम कम रहता है ना। क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्वेश्चन ने सिर्फ ZnFeS2 का अमाउंट पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिटिंग रीजन पहचानेंगे। पहचान लिया तो लिमिटिंग रीजन पूरा खत्म हो जाएगा। तो बस डायरेक्ट करना था फिर, है ना। मतलब बेसिकली जो ये वाली स्टेप है, एक सेकेंड, है ना, जब हमने ये पहचान लिया तो अब इतनी स्टेप तो फालतू ही हो गई, है ना। जो ये वाली स्टेप है, इतनी स्टेप तो फालतू ही हो गई। इसके बाद क्वेश्चन ओरली कैलकुलेट हो सकता था। ओरली कैसे? देखो, आपको लिमिटिंग रीजन पता चल गया, लिमिटिंग रीजन हो जाता है पूरा खत्म। तो ये 2 है तो 2 पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब ये 1 से 1 बनता है तो 2 से कितना बनेगा? 2, है ना। तो आंसर डायरेक्टली 2 मोल आ जाता है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया था तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। तो और बताओ। एक सेकेंड, वो फाइल कहाँ गई? दो मिनट दो यार, ये PDF कहीं हाइड हो गई है, मैं देखता हूँ कहाँ गई। हाँ, और बताओ भाई, इसमें D3 D4 में क्या किसी को? सर D4। D4 में है। D4 किसी से हुआ है क्या? हाँ सर, मुझसे हो गया था। अच्छा, एक सेकेंड, इसको कॉपी पेस्ट कर दूं फिर बताना। यस सर। ये है अपना क्वेश्चन नंबर D4। D4 है ना। तो हाँ यस सर। बताओ, एक मिनट, ये डाउट किसका है? सर आई अंकुर तिवारी। हाँ अंकुर, इसमें तुम पूछना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे, डाउट क्या है? सर वही मेथड में थोड़ा सा। अच्छा, मेथड में थोड़ा सा डाउट है। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं तुम लोग को बता देता हूँ, है ना। तुम्हें फायदा होगा इस चीज़ से कि डाउट बताने की आदत डालो, है ना। केवल केमिस्ट्री में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि एग्जैक्ट जो आप जिसमें स्टूडेंट को डाउट है ना, उस पॉइंट पे डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे सिंपल सी बात है कि जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, मान लो किसी ह्यूमन बीइंग को कुछ बीमारी है किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, है ना। मान लो उसके उसके हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है भाई दिक्कत क्या है, तो हम उसको बताते हैं ना कि हमारे हाथ में दर्द है ना। ऐसा तो हम बोलते नहीं कि भाई हमें नहीं पता कहाँ दर्द हो रहा है, आप तो अपने हिसाब से देख लो, पूरी बॉडी चेक कर लो, है ना। ऐसा तो जनरली नहीं होता। तो जब हम उसको स्पेसिफिक पार्ट बताते हैं तो उस हिसाब से स्पेसिफिक सिम्टम्स वो पूछ के और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या मेडिसिन देता है, उससे हमें जल्दी आराम लगता है ना। अगर वही हम उसको जनरली बोल दें कि हमें नहीं पता, तो वो हो सकता है 20 टेस्ट करेगा, उसके बाद उसकी 20 रिपोर्ट आएंगी, फिर एनालिसिस करेगा, है ना। तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, उसके लिए भी मेहनत हो जाएगी और हमारा भी बिल जो है वो लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है। सेम चीज होता है यहाँ पर। जब आप क्वेश्चन करते हो सॉल्व, तो क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट का अगर अटकता है ना, अटकने से मेरा मतलब है उससे अगर क्वेश्चन किसी कारणवश नहीं बना, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, है ना। एक तो ये हो सकता है कि भाई इसको लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो। दूसरा हो सकता है कि उसको लैंग्वेज समझ में आई हो, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। कई बार ये भी होता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कौन सा लगाना है, लेकिन वो लगाना कैसे ये समझ में नहीं आ रहा, है ना। एक कारण ये हो सकता है। फिर चौथा कारण हो सकता है कि भाई कॉन्सेप्ट भी उसको पता है कौन सा लगाना है, फॉर्मूला भी पता है कैसा लगाना है,
लेकिन उसने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो आंसर गलत आ रहा है ना। तो ये कुछ 4-5 कारण होते हैं जिसके जिसके कारण स्टूडेंट का क्वेश्चन अटक जाता है। तो हमें रीजन पता होना चाहिए ना, हमारा क्वेश्चन अटका क्यों है। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ, जैसे ये डाउट हो सकता है किसी को कि सर निकल का मास नहीं पता है ना, फॉर एग्जाम्पल, इसके कारण क्वेश्चन अटक रहा है। तो स्टूडेंट ने वो बता दिया स्पेसिफिकली कि सर एटॉमिक मास बता दो, आप तो निकल का हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। अब या तो फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं डाउट कैसे बताऊं, तो उसमें फिर ये बता देना चाहिए कि आपने क्या क्या किया क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसमें फिर ये बता दिया करो कि सर मैंने इसको ऐसे ऐसे सोचा था, ये फॉर्मूला लगाया था, इतना मैं सोच पाया और इसके आगे मैं अटक गया, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये हैबिट हमको डालनी है तीनों ही सब्जेक्ट में ना, इससे तुम्हें तीनों ही सब्जेक्ट में फायदा मिलेगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। तो हाँ अंकुर, तुम्हारा डाउट था ना। यस सर। हाँ तो तुम बता सकते हो क्या इसमें क्या डाउट था तुम्हें। सर वही मेथड में बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, प्रोसेस इसकी क्या करना है। अच्छा, मतलब तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाया ऐसा क्या, यस सर। कि कुछ ट्राई किया था। नहीं सर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन से फिर वो मून्स प्रोसेस लिखा है तो उसे थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और हुआ किससे क्वेश्चन, सर चंद्रमान से। मुझसे हो गया था। यस हाँ सर। बताओ अंकुर, ध्यान से सर सुनना। बोलो। सबसे पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन लिखी। कार्बन उसमें उनका डाइऑक्साइड और कार्बन की, यस सर, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। ये यस सर। ठीक है, तुमने ये रिएक्शन लिख ली, फिर सर कार्बन 6 ग्राम फॉर्म हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड 44, मतलब कार्बन 6 ग्राम था और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम था। सही है। तो सर कार्बन का हाफ मोल हो जाएगा और इसका 1 मोल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। सही है। तो सर क्योंकि सर इन दोनों में फ्रैक्शन दोनों का सेम ही था, हम्म। इसलिए सर कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। फ्रैक्शन सेम नहीं आएगा भाई, कार्बन का फ्रैक्शन मतलब कम सर, आएगा, तभी तो वो हाँ लिमिटिंग सर, रिएजेंट। मतलब हाँ वो वही हाँ है ना। सर। यस सर। ठीक सर है। जिससे ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। बन गया। उस सर उससे उसके फ्रैक्शन से अपन कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल्स निकाल लेंगे। बिल्कुल, इसके मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। सर फिर वो ऊपर वाली रिएक्शन में रख देंगे, निकल +4 कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ से जो मोल्स आएंगे उसको तुम कह रहे हो कि दूसरी जो रिएक्शन है, निकल +4 कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स निको 4, यस सर। है ना। इसके जो मोल्स हैं वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और उससे हम इसमें पूछा क्या, अमाउंट ऑफ निकल पूछा है ना। तो इसके मोल्स निकाल लेंगे हम, है ना। इसके मोल्स यस सर। जो पूछा है क्वेश्चन में वो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही किया यस। तुमने। देखो अंकुर, यस सर। ध्यान से देखना। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल नीडेड इन द मॉन्ड्स प्रोसेस, है ना। तो ये एक मॉन्ड्स प्रोसेस होती है जिसमें निकल 4 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके NiCO4 बनाता है, ठीक है। अब ये पूछा है कि इस प्रोसेस में निकल कितना रिक्वायर्ड होगा इफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हुई है वो आई कहाँ से है, वो क्वेश्चन ने बताया कि इफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू अ प्रोसेस। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन के लिए उपलब्ध हुई थी, ये किसी दूसरी प्रोसेस से आई थी, और वो दूसरी प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस यहाँ पर उन्होंने आगे बताई है, थ्रू अ प्रोसेस इन विच कार्बन को हमने मिक्स किया है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखो, जब कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स करोगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा, है ना। ऐसा अपन को करना ही है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना। ये लाइन पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन से मिक्स करके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये उम्मीद कर रहा है कि ये इक्वेशन आप खुद लिखोगे और इसको बैलेंस भी खुद कर लोगे, ठीक है। तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट हमें पता चल गया, मोल्स पता चल गए। अब भाई ये जितना कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पूरा का पूरा दूसरी रिएक्शन में यूज हो गया, है ना। यहाँ से जितने मोल्स आए उसको हमने यहाँ पे लिखा,
यहाँ पे डाला और उसको हमने निकल से रिएक्ट करा दिया। तो अब क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर इतने मोल्स हैं तो निकल के कितने मोल्स होंगे NiCO4 बनाने के लिए। ठीक है, अंकुर समझ में आया क्या कैसे करना है फिर? यस सर। तो उसके आगे तो अब चंद्रभान ने बता ही दिया कि उसके आगे तो क्या बचा। अब क्वेश्चन का पाथ अपन को समझ में आ गया, अप्रोच, बस फिर तो वैल्यूज डालते जाओ। 6 ग्राम 44 ग्राम इसके हिसाब से हमने मोल्स निकाल लिए, देख लिया लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके 0.5 मोल से इसका 1 मोल जनरेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना। तो यहाँ पर 1 मोल आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब इसका 4 खत्म होता है तो इसका 1 खत्म होता है। तो जब इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसका 0.25 मोल निकल का खत्म होगा, है ना। 0.25 मतलब 1/4। तो मास कितना जाएगा 1/4 ऑफ 59। तो ये इसको अगर 60 मान लो तो 60 का 1/4 क्या होता है 15। तो 15 के आसपास आंसर, मतलब ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ओरल कैलकुलेशन करके बता दिया, तुम चाहो तो पेन से करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। क्लियर हो गया क्या अंकुर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर, थैंक यू सर। हाँ, तो इसका आंसर निकाल के देखना, फिर नहीं मैच करे तो दोबारा पूछना, है ना। यस सर, वही आ रहा है ये। हाँ ठीक है, नहीं मतलब वो तो आ ही रहा है, मतलब तुम भी निकाल के देखना अपने एंड पे, है ना। और ये जो जितने भी सोल्यूशंस मैं ऐसे बताता हूँ ना, तुम लोग इसको बाद में क्लास के बाद पूरा सही से नोट कर लिया करो। मतलब अभी तो मैंने ऐसे बता दिया, अभी तो मैं समझ में आ गया, लेकिन जब तुम 2-3 महीने बाद रिवाइज करोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इतना देख के अपन को समझ में ही नहीं आ रहा अपन ने लिखा क्या था उस टाइम। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर से तुम लोग को बता देता हूँ। तुम उतना उतना अच्छे से बस लिख लिया करो कि तुम्हें खुद पढ़ने से समझ में जाए बाद में, है ना। उतना बस हमें अच्छा लिखना है, ठीक है। एकदम ऐसे बोर्ड जैसा नहीं लिखना, है ना। बोर्ड में जैसे अपन पूरी लैंग्वेज लिखते हैं ना, मोल्स ऑफ दिस यूज्ड, मोल्स ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड, उतनी लैंग्वेज अपन को नहीं लिखना है। अपन को बस इतना लिखना रहता है ताकि अपन को खुद को पढ़ के समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी। मतलब जो स्टूडेंट है अगर उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो फिर वो क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? यस सर। तो अब ये हो गया अपना D4 हो गया, बस इतना ही दिया था इसमें तो, है ना। तो थ्योरी पढ़ना चालू करते हैं अब। तो तुम लोग कॉपी निकाल लो नोट्स वाली, होल कंसेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं जितना हमने पढ़ा था उसके। तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? क्वेश्चन कर रहे थे शायद, है ना। क्वेश्चन हम कर रहे थे, एक सेकेंड रुको। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था XY वाला। XY वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। XY वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए थे। क्वेश्चन ये था कि रिएक्शन इज कैरीड आउट by taking 6 moles each of X and Y respectively, then आगे क्या था? X is limiting reagent, है ना। X is limiting reagent। अगला पार्ट था 1.5 मोल X3Y4 फॉर्म्ड, 1.5 moles X3Y4 फॉर्म्ड। और अगला पार्ट था C 1.5 moles ER, 1.5 moles ER लेफ्ट बिहाइंड।
लेफ्ट बिहाइंड। और लास्ट पार्ट था 75%, 75% एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था एंड में, पिछले लेक्चर में किया है कि किसी ने? रिएक्शन ये दी हुई थी x प्लस वाई गिव्स x3 y4। तो बताओ किया है क्या किसी ने? नो सर। इसको करना चाहिए था यार। देखो, तो ये इक्वेशन दी है, इसको पहले बैलेंस कर लो। तो ये 3x और 4y है ना, ये y है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब सबके 6-6 मोल्स दिए हैं दोनों के, तो ये भी 6 मोल्स है, ये भी 6 मोल्स है। अब इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है? तो देखो, जब ये 3 खत्म होता है तो ये, इनका रेशियो क्या है? 3:4 का, है ना। 3:4 मतलब 6 पे ये होना चाहिए था 8, लेकिन ये दिया है 6, तो ये दिया है कम। तो जो कम दिया होता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो एक्स इज लिमिटिंग रिएजेंट, गलत बात है ना। लिमिटिंग रिएजेंट वाई होगा। तो फाइनल सिचुएशन भी देख लेते हैं। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा खत्म हो जाता है, 6 में से ये 6 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना x कितना खत्म होगा, है ना। अब ध्यान से देखना x और y में रिलेशन क्या है, कि जब y 4 खत्म होता है तो x 3 खत्म होता है ना। जब y 4 तो x 3, तो जब y 1 खत्म होगा तो x कितना खत्म होगा? 3/4, यूनिटरी मेथड। अब y एक्चुअल में 6 खत्म हो रहा है, तो जब y 6 कंज्यूम होगा तो x कितना कंज्यूम होगा? 6 इंटू 3/4। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। तो 6 इंटू 3/4 वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी। तो ये 2 2 जा 4.5। 4, 2 3 जा 6, तो 9/2 मतलब 4.5, है ना। तो यस जब सर। ये 6 कंज्यूम होगा y, तो x जो है वो 4.5 कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर लिख दो 4.5, मतलब कितना बच जाएगा? 1.5। और प्रोडक्ट कितना जनरेट होता है वो लिमिटिंग रीजन से कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये 4 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है, तो जब ये 6 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा? तो अगेन वही, अब किस किस में रिलेशन निकालेंगे अपन? y और x3 y4 में, है ना। ध्यान से देखना, जब ये 4 कंज्यूम होता है तो ये 1 प्रोड्यूस होता है, तो जब ये 1 कंज्यूम होगा तो ये 1/4 प्रोड्यूस होगा। अब एक्चुअल में कितना कंज्यूम हो रहा है? ये 6 कंज्यूम होगा, तो 6 इंटू 1/4 प्रोड्यूस हो जाएगा ये, मतलब 1.5, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.5 मोल्स, ठीक है। तो ये था इसका कैलकुलेशन। तो 1.5 मोल्स ऑफ x3y4 फॉर्म्ड, सही है। एक्सेस रिएजेंट वो क्या है? ये x। तो एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया है लेफ्ट बिहाइंड? कितना बच गया है? 1.5, तो सी सही ऑप्शन है। और 75% ऑफ ई आर रिएक्टेड, तो ई आर का परसेंटेज रिएक्शन अपन को देखना है। तो परसेंटेज ऑफ ई आर रिएक्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ ई आर रिएक्टेड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ई आर रिएक्टेड। ई आर के कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं? 4.5, और इनिशियली कितने लिए थे? 6 इंटू 100, है ना। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू 75% आ जाएगी सॉल्व होके, है ना। तो इससे डी ऑप्शन भी सही हो गया। कोई समस्या इस क्वेश्चन में? नो सर। तो अब तो अपन ने टफ टफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये तो खैर हो जाता, है ना। इसको नोट कर लो जल्दी। ये जो 4.5 वैल्यू है, नोट कर लेना है। ये 4.5 वैल्यू यहाँ से आई, और ये 1.5 वैल्यू ये यहाँ से आई, है ना। किसी पार्ट में कोई डाउट तो नहीं है?
सर। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर था, बी सी डी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन लिखो, ये नोट कर लिया ना कॉपी में। यस सर। अब और क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर खुद बताने की कोशिश करना सही सही। क्वेश्चन है, टू रिएक्शंस आर carried out by taking 3 moles each of A and B and 1 mole of C। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे अपन नोट्स बनाते हैं ना, तो उसमें तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आर को ए आर ई की वजह स्मॉल आर लिख दिया, ठीक है। ये बस अपन सिंपली इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपी अल्टीमेटली सिर्फ अपन को ही पढ़ना है, तो हम बस उतना ही लिखें जितना हमें जरूरत है ना। अगर कहीं पर टाइम बच रहा है तो हम वो बिल्कुल बचाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं कभी शॉर्ट में लिख दूं तो उसको ऐसे मत समझना कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो देन इसके 4 ऑप्शन है, 1 मोल A3 B2 C2 फॉर्म्ड। फिर बी ऑप्शन है हाफ मोल 0.5 मोल, वही A3 B2 C2 फॉर्म्ड। फिर सी ऑप्शन है 1 मोल A3 B2 फॉर्म्ड, A3 B2 फॉर्म्ड। और डी ऑप्शन है 0.5 मोल A3B2 इज लेफ्ट फाइनली, है ना। तो ये 4 इसमें भी अगेन एक से ज्यादा आंसर सही है। आंसर बताओ जल्दी जल्दी, 1 मिनट में। 2 रिएक्शन हो रही है इसमें। हाँ, रिएक्शन मैं लिखना भूल गया। रिएक्शन है 2 जो रिएक्शन है, एक तो है A+B से A3B2, और फिर A3B2 से A3B2C से रिएक्ट करके A3B2C2 बना रहा है ना। ये 2 रिएक्शंस हो रही है। तुम लोग को बाकी दोनों सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग मिल जाती है क्या? नो सर। नो अच्छा, सर। केवल केमिस्ट्री का ही लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर। यस सर। तभी इस लेक्चर में बच्चे कम आते हैं यार, अब मुझे समझ में आया। बच्चों को ये लगता होगा ना कि गलती से मिस भी हो गया तो दोबारा देख लेंगे। बाकी दोनों में ज्यादा आते हैं ना, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में। सर फिजिक्स में मेनली ज्यादा रहते हैं, मैथ्स में भी वैसे कम ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन वो गलत ही है यार मेरे हिसाब से। तो अगर कोई स्टूडेंट वैसे कर रहा है तो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपन डिस्कस कर सकते हैं फ्रीली। अब वीडियो अपलोड हो गया तो फिर उसके बाद तो वही है, वो तो मूवी देखते रहो बस एक तरह से। कुछ उसमें प्लस माइनस करना हो तो आप बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसका आंसर बताओ। सर सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ बिल्कुल। और सर और अभी निकाल रहा हूँ। निकाल लो आराम से।
बताओ भाई, फिर एक और क्वेश्चन करना है आज अपन को। नहीं यार, सी नहीं आएगा, और भी आएंगे, सिर्फ सी नहीं होगा। मतलब सी तो सही है ही, और भी निकालो लेकिन। सर डी भी सही है। डी भी सही है, और एक और बताओ। सर ए भी शायद सही आ रहा है। ए नहीं सही आएगा, बी सही आएगा, बी। चलो देखो, अब मैं करके बताता हूँ, है ना। सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन। इक्वेशन दिए, पहले तो बैलेंस मार दो, 3A 2B, बैलेंस हो गई पहली रिएक्शन। नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस करो, 2C, बैलेंस हो गई, है ना। बैलेंस कर लिया, बस अब वैल्यूज डालना चालू कर दो। तो ए का दिया है अपन को बाय टेकिंग 3 मोल्स ऑफ ए एंड बी, तो इसके भी 3 मोल दिए, बी के भी 3 मोल दिए, और सी का 1 मोल दिया है ना। तो अब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना। 3 के लिए 2 की जरूरत होती है, 3A के लिए 2B की जरूरत होती है, लेकिन 3 के लिए यहाँ पे 3 दिया है, तो ये ज्यादा दिया है, तो ये कम दिया है मतलब। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो जब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब ये 3 खत्म होता है तो ये 1 बनता है, तो जब ये 3 मोल खत्म हो जाएगा तो ये कितना जनरेट हो जाएगा, 1, है ना। तो 1 मोल ऑफ A3B2 फॉर्म, ये सही है। अब ये जो 1 मोल A3B2 फॉर्म होगा, ये दूसरी रिएक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, 1, है ना। अब फिर से लिमिटिंग रिएजेंट सेकंड रिएक्शन के लिए चेक करो। जब ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है, तो जब ये 1 खत्म होगा, मतलब इसके 2 के लिए इसके 1 की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे 1 के लिए आधे की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ये 1 दिया है, मतलब ये ज्यादा दिया है, मतलब ये कम दिया है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 0। तो जब ये 2 खत्म होता है ये 1 बनता है, तो जब ये 1 खत्म होगा तो ये कितना बनेगा, 0.5 मोल, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, A3B2C2 कितना फॉर्म हो रहा है, 0.5 मोल, और डी ऑप्शन क्या है, 0.5 मोल A3B2 इज लेफ्ट फाइनली। A3B2 फाइनली कितना बन जाएगा, तो देखो चेक कर लो, ये एक्सेस रिएजेंट है, तो ये तो कुछ अमाउंट में बच जाएगा, है ना। तो T इज इक्वल टू 0 पे जब इसके 1 मोल दिए थे, अब फाइनली लिमिटिंग रीजन तो पूरा खत्म हो जाता है, तो 1 आपको दिया था, उसमें से पूरा 1 खत्म हो जाएगा। तो जब ये 1 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, जब ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है, तो जब ये 1 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, रेशियो के हिसाब से आधा, और दिया कितना था इनिशियली 1, तो इतना ये फाइनली बच जाएगा, है ना। 0.5 मोल बच जाएगा A3B2, तो डी सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस सर। तो इसको नोट कर लो। कर लिया क्या। यस सर। अब मैं एक और क्वेश्चन, मतलब अपन करते तो नहीं है क्योंकि टाइम नहीं बचा, मैं होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना लिमिटिंग रीजन के कैसे करने होते हैं, देख सकते हो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से होते हैं, है ना। रेशियो पे है पूरा खेल। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे देता हूँ, उसको ट्राई करना।
इसको करके जरूर आना यार, लेकिन है ना। यस सर। और नोट्स जरूर पढ़ा करो एक बार तो, क्लास खत्म होने के बाद, है ना, जब भी तुम्हें टाइम मिले, इस क्लास खत्म होने से पहले और अगली क्लास खत्म होने के, मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद और अगली क्लास शुरू होने के पहले बीच में नोट्स जरूर पढ़ा करो, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक रिएक्शन दी है, पहले मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, CS2 एंड Cl2 क्लोरीन इन वेट रेशियो दिया हुआ है 1:2 आर अलाउड टू react find fraction of excess reagent left behind, है ना, find fraction of excess reagent left behind। तो इक्वेशन है देखो, CS2 plus Cl2 chlorine gives CCl4 plus S2Cl2, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बढ़िया दिमाग लगाना 5-10 मिनट आराम से, और सही आंसर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं भी निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी होमवर्क में अपन शायद कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगले टॉपिक पे अपन बढ़े नहीं है, एक बार देख लेता हूँ फिर भी मैं। हाँ, अभी अपन होमवर्क में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तुम ये एक ही क्वेश्चन कर लेना, है ना। बाकी अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम यार। थैंक यू सर। ओके।